बेटा एम के डी केट केमिस्ट्री का बहुत आसान सा चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे, डैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और थर्मोकेमिस्ट्री। तो बेटा थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल चेंजेस के साथ साथ एनर्जी चेंजेस भी पढ़ रहे होते हैं। मींस के जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा केमिकल चेंज होता है, तो उस केमिकल चेंज होने के साथ साथ एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसे हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये सब हम पढ़ रहे होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें केमिकल चेंज होने के साथ साथ एनर्जी भी चेंज होती है। सो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, ये आप ऑलरेडी इंटर में पढ़ के आ चुके हैं। नंबर वन इज़ एक्सोथर्मिक और सेकेंड केस आपने क्या पढ़ा है, एंडोथर्मिक। अब सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, केमिकल्स अपनी एनर्जी को रिलीज़ करवा रहे होते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेटा अगर एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, डेफिनेशन वाइज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम इसे डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। सो अगर एक ग्राफ यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ और उसके वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पर रख दूँ एनर्जी, इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है एनर्जी बढ़ रही है, और एक्स एक्सिस पे मैं रख दूँ प्रोग्रेस, कि कितना रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको ऑलरेडी पता है कि एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो ज़ाहिर है वो एनर्जी केमिकल से ही आ रही होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ केमिकल की एनर्जी ज़्यादा है। सो रिएक्टेंट को मैं थोड़ा हाई एनर्जी पे रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं रिएक्टेंट्स को यहाँ रखता तो उनकी एनर्जी कम होती, तो अगर उसकी एनर्जी कम है तो फिर वो एनर्जी कैसे रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब अगर एक केमिकल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो उसकी एनर्जी हाई होगी इस वक्त। सो केमिकल को मैं थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर रहा हूँ और इसे हम नाम दे रहे हैं आर, डेट इज़ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट करता क्या है, रिएक्टेंट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ पी, प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आप देखें तो ये बैरियर, ये वो बैरियर है जिसे हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट को अगर मैं इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं तो हाँ वो बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट को बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यहाँ पर आप मेरी एक और बात याद रख लीजिए कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर एक केमिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर एक केमिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सो इस कंपाउंड को बहुत कम एनर्जी चाहिए। अगर इस कंपाउंड को कम एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी अपनी ज़्यादा एनर्जी है। तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी पहले से ही बहुत सारी होती है और उन्हें बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्सोथर्मिक के अंदर सबसे पहली बात एक्सोथर्मिक के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर आप प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी पे ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जो ग्राफ के अंदर ऊपर की वैल्यूज़ हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यहाँ प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट बहुत ही लो एनर्जी पर है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्योंकि कम है इसलिए प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्टेबल। तो एक्सोथर्मिक के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा वो स्टेबल बनते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट वाइज लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल कौन है, प्रोडक्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी तो रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी है वो कम है एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें तो अगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो इतनी आराम से नहीं हो सकता, क्योंकि देखें उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, उसे काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। सो अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो ये देखें, तो प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत सारी रिक्वायर है, इसलिए प्रोडक्ट इतनी आसानी से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट मुश्किल से होगा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जितने भी कंबशन रिएक्शन है, अगर कोई कंबशन रिएक्शन आ रहा है, कोई भी कंबशन रिएक्शन है, तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब कंबशन रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हम किसी कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम किसका नाम देते हैं, कंबशन का। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं प्रोडक्ट पे आ जाऊँ एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, तो इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ डिस्कस करेंगे। सो ये ग्राफ मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ और वही वाई एक्सिस पे अगेन मैं एनर्जी ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ प्रोग्रेस, मीन्स के रिएक्शन कितना हो चुका है। सो अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें उल्टा एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन वाइज कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो बेटा केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी कम है। सो यहाँ पर मैं रिएक्टेंट को नीचे लिख रहा हूँ। सो रिएक्टेंट्स करते क्या हैं, रिएक्टेंट्स काफ़ी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल सा केस है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्टेंट क्योंकि बहुत ही कम एनर्जी पर है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, जब भी तो भाई वो एनर्जी को गेन कर रहा है। सो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टेबल होंगे, जब भी तो वो रिएक्शन नहीं कर रहे, आप उन्हें हीट देते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं। और अगर इस ग्राफ के अंदर हम प्रोडक्ट को देखें तो देखें प्रोडक्ट एनर्जी वाइज ऊपर है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल। चलें अब हम इसे कंपेयर करते हैं। तो जो एनर्जी है रिएक्टेंट की, वो एनर्जी जो है रिएक्टेंट की वो क्या होगी, कम होगी। किसके रिस्पेक्ट से, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से। हाँ, लेकिन जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इन्वर्स रिलेशन है, जो स्टेबिलिटी है किसकी, रिएक्टेंट्स की, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, अब देखें क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस चीज़ का। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो हमने अभी पढ़े, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इतनी बात समझ आनी चाहिए कि इसके क्वेश्चंस वो आपसे किस तरह से करेगा। एक बात तो हमें ये याद रख लें यहाँ पर ये कि अगर एक्सोथर्मिक को आपने पहचानना है तो एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी नेगेटिव में होगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। सो अगर आपको डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, अगर आपको डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो समझ लीजिएगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है तो रिएक्शन आपका क्या है, एंडोथर्मिक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है वो कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, जो एरो के बाद होता है, तो प्रोडक्ट आपके पास चार ही हैं, बी, सी, एफ और एच। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए कि इनमें से कौन सा, और एमकेट में क्योंकि आपके पास 5 ऑप्शंस आते हैं, सो चलें हम यहाँ पर एक और ऑप्शन भी इंक्लूड कर लेते हैं। एक और ऑप्शन मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, डेट इज़ एच। तो आपने ये बताना है कि भाई कौन सा केमिकल है, कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट स्टेबल है। अब ज़ाहिर है स्टेबल तो वही होगा जो कि लो एनर्जी पर होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी के अंदर इन्वर्स रिलेशन है। तो जिस प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम होगी वो हाईली स्टेबल होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा। अब ज़ाहिर है देखें, अगर एक केमिकल अपने अंदर से एनर्जी को निकाल देगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो याद ये रखना है आपने। देखिए एमकेट में, ईकेट में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिक्स लगाएं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल सी आपने एक बात याद रखनी है, जिस रिएक्शन के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, जिस रिएक्शन के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उसका प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो यहाँ पर दो ही रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, देख रहे हैं आप, एक ये -10 और एक ये -50।
C वो प्रोडक्ट है जिसमें से 10 की एनर्जी निकल चुकी है और H वो प्रोडक्ट है जिसमें से 50 एनर्जी निकल चुकी है। तो बेटा इसमें से एनर्जी क्योंकि ज़्यादा निकल चुकी है, इसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी और क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो ये हाईली स्टेबल होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है H। ठीक है, अब इसी की तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल रिएक्टेंट, सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्टेंट कौन होगा? तो बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्टेंट वो होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब ये बात हमें कैसे पता लगेगी? तो बेटा जो केमिकल एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी एनर्जी उतनी कम है, क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी पहले से ही होती तो फिर वो एब्जॉर्ब भी क्यों करता। इसका मतलब कि हर वो रिएक्टेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, हर वो रिएक्टेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उस केमिकल को आप क्या बोलेंगे कि वो केमिकल हाईली स्टेबल है। तो बेटा एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट स्टेबल रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट हमें बताना है जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो बेटा एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। सो अगेन डेटा हम वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो एब्जॉर्ब यहाँ पर दो ही केसेस में हो रहा है, एक ये 10 वाले केस के अंदर और एक ये 50 वाले केस के अंदर। कैसे पता लगा एब्जॉर्ब हो रहा है? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर आप पहला रिएक्शन देखें तो देखें सिर्फ 10 एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब ए के पास कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी है, इसलिए वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर आप ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो देखें ई 50 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब ई की एनर्जी इंतहाई कम है, जब भी तो उसे रिएक्शन करवाने के लिए 50 की एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब ई हाईली स्टेबल है। तो इसका जो आंसर है वो सिंपल सा क्या है? ई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने सिर्फ इस ट्रिक को याद रखना है। अगर वो आपसे पूछता है कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप जल्दी से रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि किसकी एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा है इसका मतलब वो एनर्जी जो कि ज़्यादा, वो रिएक्शन जो कि ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है उसके अंदर प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, जो कि -50 था। अगर वो आपसे कहता है मोस्ट स्टेबल रिएक्टेंट, तो बेटा मोस्ट स्टेबल रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी कहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही थी? जब हम ई से एफ की तरफ जा रहे थे। तो इसका आंसर क्या है? ई, क्योंकि वो आपसे रिएक्टेंट पूछ रहा है। बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बाद अब हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मतलब क्या है कि एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है एक मैथमेटिकल फॉर्म में कि ई सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है, और ई सराउंडिंग, इसका मतलब सराउंडिंग की जो एनर्जी है, अगर हम इन दोनों का सम अप करें तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसका मतलब वो ये आपसे कह रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी को ऐड करने पर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, वो चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स कि ऐसा ज़रूर हो रहा होगा कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो रही होगी, हाँ, और अगर सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन एट द एंड टोटल एनर्जी क्या आएगी? आपके पास कांस्टेंट आएगी। ये आपसे कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दें तो सिस्टम और सराउंडिंग मिल के बनते हैं यूनिवर्स। इसका मतलब एक यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। हाँ, उसके कंपोनेंट्स की एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब आप उसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। अब सिस्टम क्या होता है? बेटा हर वो चीज़ जिस पर हम काम करते हैं, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन में होती है, ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन में होती है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। और उस सिस्टम को छोड़ के यहाँ पर आसपास जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पेपर पर काम कर रहा हूँ इस वक्त, तो ये पेपर सिस्टम है, और इसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये टेबल नज़र आ रही है, और साथ में आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये क्या है? ये सब सराउंडिंग में आएगा। तो बेटा जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं उसे छोड़ के इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो एक सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अगर हम इसे विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये स्टेटमेंट आपसे कहता है कि Q इज़ इक्विवेलेंट टू
एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। कहना वो आपसे चाह रहा है कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो हीट क्या करती है, उस सिस्टम को गर्म भी करती है और उस सिस्टम से काम भी लेती है। मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी सिस्टम को जितनी एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी काम करने में यूटिलाइज़ नहीं होती। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी के अंदर मैं 100 रुपये का पेट्रोल डाल रहा हूँ तो वो 100 रुपये का पेट्रोल सारा का सारा इस्तेमाल नहीं होगा इंजन को चलाने के लिए। उनमें से 80 रुपीज़ आपके यूज़ होंगे और 20% जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वो जो वेस्ट हो रहा है वो क्या है, वो गाड़ी गर्म हो रही है, सिलेंसर में से कुछ धुआं निकल रहा है। सो इंटरनल एनर्जी एक तरह से आपका वेस्टेज है एनर्जी का। तो वो आपसे कह रहा है कि जब भी किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो वो बॉडी दो काम करती है, एक तो सिस्टम को गर्म करती है और प्लस उस सिस्टम से वर्क डन करवाती है। अच्छा, फिर हमारे सिलेबस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन हमसे कहती है कि प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करें, और जैसे हम साइंटिफिकली क्या किसका नाम दे रहे होते हैं, आइसोकोरिक। आइसो का मतलब सेम, कोरिक का मतलब वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक का मतलब होता है सेम वॉल्यूम। बिल्कुल इंतहाई तमीज़ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बार बार रिपीट करके। तो आपने इंटर के अंदर पढ़ा होगा कि क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो क्यू के साथ छोटा सा वी लगा देते हैं और डेल्टा ई अपनी जगह पे ही, डब्ल्यू अपनी जगह पे ही। सो डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल वी के। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क में आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर के अंदर। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम के साथ डेल्टा लगा हुआ है, इसका मतलब कि V1 अगर 5 है तो V2 भी कितना होगा, 5। हाँ, अगर दोनों ही 5 हैं तो अगर मैं डेल्टा V निकालूँ तो डेल्टा V किसके बराबर होता है, V2 माइनस V1। तो बेटा V2 भी 5 है, V1 भी 5 है, तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 0। ओहो, इसका मतलब कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट हो और उसके साथ डेल्टा लगा हुआ हो तो वो अल्टीमेटली 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम 0 हो गया, और अगर वॉल्यूम 0 हो गया तो जाहिर है प्रेशर जब वॉल्यूम से डिवाइड होगा 0 से तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देते हैं तो वो सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो जाती है सिस्टम को गर्म करने पर। सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं करता। और ये काम आप करेंगे कैसे, उसको भी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पिस्टन है तो उस पिस्टन के एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ होता है। अच्छा, पिस्टन के साइड पर एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को आप क्या कर देंगे, टाइट। जैसे ही आप उस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ना ही ये पिस्टन नीचे जाएगा ना ही ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम इतना ही रहेगा। वरना क्या होता है, जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब पिस्टन ऊपर की तरफ आता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, और अगर पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा तो सिर्फ सिस्टम गर्म होता रहेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा। अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन को देख लेते हैं, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर को साइंटिफिकली हम किसका नाम देते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम और बैरिक का मतलब होता है प्रेशर, तो इसे हम कह देते हैं सेम प्रेशर। अगेन क्योंकि हम काम प्रेशर पे कर रहे हैं तो QP डेल्टा E। अब आप क्योंकि पढ़े लिखे हो गए तो डायरेक्ट मैं P डेल्टा V लिख रहा हूँ। अच्छा, ये डेरिवेशन में सॉल्व नहीं कर रहा, जब आपने इस डेरिवेशन को सॉल्व किया होगा, क्योंकि देखें MCAT के अंदर हमारा काम सॉल्व करना नहीं है इक्वेशन को, हमारा काम ड्राइव करना नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे काम कर रहे होते हैं। हाँ, अगर ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर होता एकेडमिक बेस्ड तो फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता कि ये कैसे डेल्टा H के बराबर है। खैर, जब आपने पढ़ा होगा तो ये वैल्यू आ रही होगी डेल्टा H के बराबर। सो अब हम इसको दोबारा लेके चलते हैं ज़रा। हमें पता है कि भाई QP किसके बराबर होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ऐसा ही है, QP किसके बराबर होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। आपको पता है डेल्टा E किसके बराबर होता है, डेल्टा E तो QV के बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा E की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, QV प्लस P डेल V। सो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। अच्छा, फिर आगे चलिए। अगर मैं आपसे QV की बात करूं तो QV सिर्फ किसके बराबर है, डेल्टा E के। और अगर मैं आपसे QP की बात करूं
तो क्यू पी डेल्टा ई के बराबर तो है ही, लेकिन प्लस पी डेल्टा वी के भी बराबर है। तो क्यू पी में क्योंकि दो चीज़ें आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ क्यू पी की वैल्यू ज़्यादा होती होगी और क्यू वी की वैल्यू कम होती होगी, क्योंकि क्यू पी के अंदर सिर्फ एक ही इंटरनल एनर्जी है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी है प्लस समथिंग भी है। तो हम एक और स्टेटमेंट कोड करते हैं जो MCQs में आ जाती है अक्सर, कि क्यू पी की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, क्यू सी से, क्यू वी से। तो वो हीट जो आप कांस्टेंट प्रेशर पर अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा होती है किससे, वो हीट जो कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हीट की SI यूनिट को देख लें बेटा। हीट की SI यूनिट होती है जूल, ठीक है। और हीट की कॉमन यूनिट्स को भी याद रखना है आपने। हीट की जो कॉमन यूनिट होती है एक तो होती है BTU, वो मैं आपको फिज़िक्स में पढ़ाऊँगा, डेट इज़ ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फ़िलहाल यहाँ पर हम जो कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास यूज़ होती है कैलोरी। अच्छा, अक्सर करके इसकी कन्वर्जन पेपर में आ जाती है MCAT के अंदर। सो आपने याद ये रखना है कि 1 कैलोरी, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, एक कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल के। ये वो वैल्यू है जो कि हम कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, पेपर के अंदर हो सकता है वो आपको लिख के दे दे 4.184 या 4.182, ठीक है। इसे हम अगर राउंड ऑफ कर दें, अक्सर करके 4.182 लिख के दे देता है, तो अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो ये 4.2 हो जाती है। अच्छा, इसी तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो बेटा एक जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरी के। तो ये दोनों कन्वर्जन अच्छे से याद कर लीजिए, ये पेपर में अक्सर करके पूछ लेता है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा बेटा, न्यूमेरिकल में वो आपसे कह रहा है कि इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट। तो बेटा Q की वैल्यू आपको जो गिवन है, Q की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 848 जूल। अच्छा, आपने याद ये रखना है कि अगर लिखा हुआ होगा एडेड, याद रखिएगा, अगर लिखा होगा एडेड तो Q की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, या अगर लिखा होगा एब्जॉर्ब तो भी Q की वैल्यू आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब कोई भी ऐसा वर्ड हो जो कि आपको इंडिकेट कर रहा हो कि सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, तो फिर आप Q की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हो गिव्स ऑफ तो आप नेगेटिव लेंगे, या आपके पास लिखा हो रिलीज तो भी आप एनर्जी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। हीट एनर्जी क्या लेंगे, नेगेटिव। अच्छा, इसी तरह से अब आ जाइए वर्क डन के ऊपर। तो बेटा फिर वो आपसे कह रहा है इज एडेड टू अ गैसेस सिस्टम, ठीक है, वाइल 394 जूल ऑफ वर्क। तो वर्क कितना दे रहा है आपको, 394 जूल। अब याद आपने ये रखना है कि बेटा अगर बाय द सिस्टम होगा, अगर पेपर में लिखा हुआ रहा है बाय द सिस्टम तो आप क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। और अगर एग्ज़ाम के अंदर लिखा हुआ जाता है ऑन द सिस्टम तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव। सो अभी देखते हैं क्या और अगर इनमें से कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर आप पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। सो लिखा हुआ है वाइल 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि ऑन द सिस्टम है इसलिए आप वर्क इसमें लेंगे नेगेटिव में। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के लिए भी याद रख लीजिए बेटा, अगर इंटरनल एनर्जी, अगर वो आपसे कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो आपने पॉजिटिव इस्तेमाल करनी है। और अगर वो आपसे कहता है कि बेटा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते, आप नेगेटिव इस्तेमाल करते। सो वो आपसे अभी तो खैर इंटरनल एनर्जी मालूम करने के लिए कह रहा है, तो वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा ई हमें फाइंड करना है। सो आसान सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है कि Q बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। क्योंकि मुझे डेल्टा ई मालूम करना है तो ये W उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा ई। फिर Q की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 848 माइनस फार्मूले का, और वर्क डन आपको कितना दिया हुआ है, 394 नेगेटिव में। सो इसे आप अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और इसे आप सिंपल ऐड कर लीजिए कि 848 है और आप ऐड इसमें क्या कर रहे हैं, 394। तो 8 और 4 बराबर होते हैं 12 के, एक आप ऊपर ले जाइए। अब 5 और 9 बराबर होते हैं 14 के, तो 4 आप यहाँ लिख दीजिए, 1 आप ऊपर ले जाइए। फिर 1 + 8 9, 9 और 3 12, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1242। तो बेटा इंटरनल एनर्जी आपके पास आ रही है 1242 जूल। एक और क्वेश्चन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से।
बेटा वो आपसे कह रहा है कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 200 कैलोरी ऑफ हीट। तो बेटा हीट की वैल्यू जो है वो क्यू की वैल्यू 200 कैलोरी दी हुई है। फिर वो आपसे कह रहा है वाइल 300 जूल ऑफ वर्क। तो बेटा डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 300 जूल। और फिर वो आपसे कह रहा है इज़ डन बाय द सिस्टम। बेटा क्योंकि बाय द सिस्टम था इसलिए पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। वो आपसे कह रहा था चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन जूल। तो आपको इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है जूल के अंदर। याद रखिएगा कि जब भी हमें एनर्जी जूल के अंदर मालूम करनी होती है तो सारी की सारी यूनिट्स किस में होनी चाहिए, जूल के अंदर। तो वर्क डन तो हमारे पास जूल में है, लेकिन कैलोरी हमारे ये हीट हमारे पास कैलोरी के अंदर है। तो पहले तो हम इसे जल्दी से कन्वर्ट करेंगे जूल के अंदर। अब आप इसे जूल के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए जल्दी से। अच्छा तो बेटा जो Q की वैल्यू है आपको 200 कैलोरी में दी हुई है। सो आप क्या करेंगे, इसे जल्दी से जूल में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से। आपको अभी फैक्टर बताया था कि एक कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। सो अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले आप क्या करें कि आप इस 200 को ब्रेक कर दें। सो ये 200 जब ब्रेक होगा तो ये कैसे ब्रेक होगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। देखिए जितने भी ज़ीरोज़ थे वो हमने 10 की पावर बना के लिख दिए। तो क्योंकि हमारे पास 2 ज़ीरोज़ थे इसलिए 10 की पावर क्या हो गई 2, मल्टीप्लाई साथ में आपके पास क्या है 4.2। तो 10 की पावर 2 को तो फिलहाल आप छोड़ दें, आप क्या करें 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4.2 से। तो बेटा जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है 2 4 ज़ा 8, फिर पॉइंट है हमने भी पॉइंट इसको हम अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे। फिर 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 4, और ये 10 की पावर जो 2 थी वो ऐसी आ गई। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब ये 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास क्या है 2। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ एक दफ़ा कि Q की जो वैल्यू है वो 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो बेटा जब 10 की पावर 1 करेंगे तो होता क्या है कि पॉइंट जो है वो ये वाली साइड पर शिफ्ट होने लग जाता है, राइट साइड पर। तो ये क्या हो जाएगा 8.4 से क्या हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी रह जाएगी 1। और जब आप ये भी हटाएंगे तो अब जब इसको भी कम करेंगे तो देखें अब तो आपके पास पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट अब बिल्कुल लास्ट में आ गया था इसलिए मैंने हटा दिया। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक ज़ीरो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 840 जूल। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। हमें इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है, फार्मूला ऑलरेडी हम बना चुके थे। यहाँ देखिए कि इंटरनल एनर्जी बराबर होती है Q माइनस डब्ल्यू के। तो बेटा फार्मूला क्या है इसका, इंटरनल एनर्जी बराबर होती है Q माइनस डब्ल्यू के। अब Q की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 840, वर्क डन आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 300। सो आपको पता है कि जब हम 840 में से 300 निकालेंगे तो ये तो बहुत आसान सा है। ये आप वैसे भी बता सकते हैं कि 840 में से जब हम 300 निकालेंगे तो ज़ाहिर है 540 बच जाएंगे। तो इतना तो आपका सिक्स सेंस आपको वैसे ही बता रहा होगा। सो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का आंसर आ गया। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 750 जूल ऑफ हीट। तो बेटा Q की वैल्यू आपको दी हुई है 750 जूल। फिर वो आपसे कह रहा है एट 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है प्रेशर की कांस्टेंट है। अगर वो आपसे कहता है पेपर के अंदर कि कांस्टेंट प्रेशर, तो आप प्रेशर की वैल्यू यही इस्तेमाल करेंगे, डेट इज़ 101,300 या फिर 101.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम आपको मालूम करना है। अब आप बड़े हो गए इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो वो आपसे कह रहा है इफ़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ डिक्रीज्ड। बेटा इंटरनल एनर्जी क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है इसलिए नेगेटिव लगाएंगे। कितनी डिक्रीज़ हो रही है 250 जूल। फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है, Q बराबर होता है डेल्टा E प्लस W, और हमें पता है कि W किसके बराबर है P डेल V के। क्योंकि हमें डेल्टा V मालूम करना है तो एक एक करके इसके पास से चीज़ें हटाएं। सबसे पहले तो इसको वहाँ ले जाएं, तो जैसे ही वहाँ जाएगा तो डेल्टा E नेगेटिव में हो जाएगा, डेट इज़ P डेल्टा V यहाँ से बच गया। अब क्योंकि हमें सिर्फ डेल्टा V मालूम करना है तो प्रेशर को भी नीचे फेंक दें, तो Q माइनस डेल्टा E डिवाइडेड बाय P, डेट इज़ डेल्टा V। सबकी वैल्यूज़ रख दें बेटा। Q की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 750, ये देख लें मेंशन है 750 माइनस, और फिर इंटरनल एनर्जी भी आपको नेगेटिव में दी हुई, देखें 250 माइनस का, तो माइनस का 250। प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा V के। सो
ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अच्छा देखें, कैलकुलेशन पर जितना आप काम करेंगे ना उतना ही आपका हाथ साफ होगा, तो कैलकुलेशन के लिए परेशान मत होइएगा। जब हम 2-3 चैप्टर फर्स्ट ईयर के पढ़ लेंगे केमिस्ट्री में तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। ख़ासतौर पे जब आप केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं तो वहाँ कैलकुलेशन पे काफ़ी पॉलिश लगती है। सो बेटा 750 और 250 ये तो आपको भी पता है, ये होते हैं 1000, 750 और 250 1000 होते हैं, और फिर लिखा हुआ है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है 1000, तो बेटा इसके ज़ीरो गिन लीजिए, 1 2 3, 3 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो की वजह से हम इसे किस तरह से लिख रहे हैं, 10 की पावर 3, और नीचे डिवाइड में आपके पास कौन सी वैल्यू है, 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट हट जाए तो पॉइंट को ज़ाहिर है मैं यहाँ लेके जाऊँगा, तो 1 और ये 2, तो जब भी हमें पॉइंट हटाना होता है तो वैल्यू 2 माइनस हो जाती है। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 5, और अगर मैं 1.01 की जगह 101 लिखता हूँ तो क्योंकि पॉइंट को मैं 2 दफ़ा लेके जाऊँगा तो हटेगा, तो 10 की पावर 5 से कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3। तो बेटा 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 क्या हो गई, कैंसिल। अब ऊपर से कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, और नीचे से क्या बचा, 101। अब आप इसे सिंपल डिवाइड कर दीजिए, 101 डिवाइड बाय 1, तो बेटा 101 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, ज़ाहिर है पॉइंट लगा के ज़ीरो लेना पड़ेगा, 10 भी नहीं आता, एक और ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो, फिर इस तरह से 100 भी नहीं आता तो एक और ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो। अब 101 के टेबल में 1000 तो आता नहीं है, लेकिन 1000 के जैसा आता है बिल्कुल, कि 101 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़ें तो बेटा 9 1 9 और 9 0 0 और 9 1 9, तो 909, 101 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़ें तो यहाँ पर एक हमारे पास नंबर आता है 909। तो बेटा 1000 में से जब 900 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 91। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.009। तो देख लीजिए हमारा आंसर जो है वो किससे मैच कर रहा है, 0.009, तो डेट इज़ डी, 0.009 मीटर क्यूब। अच्छा अगर आपको इसके प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल चाहिए, वैसे तो मैं आपको साथ साथ पास पेपर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है साथ साथ मैं आपके लिए पास पेपर की भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूँगा। और साथ में अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे सकूँ। अच्छा बेटा अब हम एक और टॉपिक इसका डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर का, टॉपिक नंबर 3, हेज़ेस लॉ ऑफ हीट समेशन। अच्छा हेज़ेस लॉ ऑफ हीट समेशन को हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ से क्या कहता है, द टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन की जो इंथैल्पी है, जो हीट है, वो रिमेंस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, वेदर द रिएक्शन इज प्रोसीड इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप। इसका मतलब वो आपसे कहना चाहता है कि रिएक्शन को चाहे आप एक स्टेप में करें या एक से ज़्यादा स्टेप में करें, एट द एंड आपके पास एनर्जी क्या आएगी, इंथैल्पी क्या आएगी, सेम आएगी। और इसी की हमने एक एग्जांपल लिए कि पहला रिएक्शन जो कि हमने एक स्टेप में करवाया है, कि हमने 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स लिए और उसका रिएक्शन करवा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट और वाटर। देखें यहाँ पर मेरा काम रिएक्शन को समझाना नहीं है, यहाँ मेरा काम है एनर्जी के लिहाज से डील करना। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो 90 हुई थी। अब इसी को हम मल्टीपल स्टेप्स में कैसे करवा सकते हैं, कि यहाँ पर आपने 2 NaOH के मॉलिक्यूल लिए थे, अब हम NaOH के एक एक करके मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो पहले मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, फिर मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। तो जब एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बेकिंग सोडा बनता है, और साथ में यहाँ पर जो एनर्जी आती है वो -49 किलोजूल पर मोल होती है। जब ये केमिकल हमारा दोबारा NaOH से रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक्चुअल वे में हमें कितने केमिकल से रिएक्शन करवाना था, 2, तो जब दूसरे NaOH से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास Na2CO3 और वाटर बनेगा, जैसे कि यहाँ बना था। तो एट द एंड प्रोडक्ट सेम है, और इसमें कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, -41 किलोजूल पर मोल। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो माइनस का 49 और माइनस का 41 कितना होता है, 90। हाँ आंसर भी सेम आ रहा है। तो वो आपसे यही कह रहा है कि रिएक्शन को चाहे आप एक स्टेप में करें या एक से ज़्यादा स्टेप में करें, आपकी इंथैल्पी क्या आएगी, टोटल इंथैल्पी क्या आएगी, सेम आएगी। बस आपने अगर काम मल्टीपल स्टेप्स में किया है तो बस आखिर में आप एनर्जीज़ को ऐड कर दीजिए। अच्छा इसी को हम एक और तरह से कह सकते हैं लॉ को, कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी होती है वो इर्रेस्पेक्टिव है या इंडिपेंडेंट है किसके, पाथ पे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे आप रिएक्शन को किसी भी रास्ते से करवाएं, किसी भी पाथवे से करवाएं,
लेकिन उसकी इंथैल्पी क्या आएगी, सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अब हम एक जनरलाइज एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ हूँ और अगर मैं इसे हम पॉइंट ए का नाम दें और अगर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट डी है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं ए से डी की तरफ डायरेक्ट ट्रैवल कर जाऊँ, और या फिर मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है कि पहले मैं एक ख़ास पॉइंट पे जाऊँ जिसे हम नाम दे रहे हैं बी, फिर मैं बी से ऊपर जाऊँ जिसे हम नाम दे रहे हैं पॉइंट सी, और फिर सी से मैं डी की तरफ आऊँ। तो बात तो एक ही है, लेकिन सब एक स्टेप में रिएक्शन कैसे हुआ कि ए से डी की तरफ हम कहाँ पहुँच गए, डायरेक्टली। जबकि इसी को अगर हम टुकड़ों में देखें तो पहले हम कहाँ गए, ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ, फिर हम कहाँ गए, बी से सी की तरफ, तो बी एरो सी, और फिर हम कहाँ गए, सी से डी की तरफ, तो सी एरो डी। तो बस आप पहुँचेंगे तो सेम जगह पे रिएक्शन वाइज, बस आपने क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी एनर्जी डेल्टा एच है, क्योंकि यहाँ तो हम स्टेप्स में काम ही नहीं कर रहे, लेकिन ये तो पहला स्टेप है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वन। ये दूसरा स्टेप है तो इसे हम किसका नाम देंगे, डेल्टा एच टू। और ये तीसरा स्टेप है तो इसे हम किसका नाम देंगे, डेल्टा एच थ्री। देखें पहले हमने एक ही पाथवे को, ऐसा पाथवे चूज़ किया जिसमें मल्टीपल स्टेप्स नहीं थे, सिर्फ एक ही स्टेप था, तो यहाँ तो स्टेप्स ही नहीं हुए, इसलिए 1 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम एनदर पाथवे को हमने चूज़ किया तो पहले हम यहाँ गए तो ये पहली एनर्जी, फिर हम यहाँ से यहाँ गए तो ये दूसरी एनर्जी, और फिर हम सी से डी की तरफ गए तो ये तीसरी एनर्जी। तो बस आप पहुँच तो वहीं रहे, बस एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जीज़ को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा एच वन, फिर प्लस डेल्टा एच टू, और प्लस डेल्टा एच थ्री। इसका मतलब अब जब आप जितने ज़्यादा स्टेप्स करेंगे बस उतने ही सारे स्टेप्स की आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आखिर में सम करनी पड़ेगी, तो आपके पास एट द एंड आंसर वही आएगा। अच्छा, अब हेज़ेस लॉ को हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो बेटा हेज़ेस लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि जब भी एक मोल कोई केमिकल फॉर्म होता है तो उसमें कितनी हीट रिलीज़ हो रही है या कितनी हीट ऐड हो रही है, तो उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, फिर उसकी एक मेजर एप्लीकेशन है इसकी, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल। याद रखिएगा पेपर में आता है, वो आपसे पूछता है, ये आपका टॉपिक नहीं है असल में, फेडरल बोर्ड का टॉपिक है। वो आपसे पूछता है कि बॉन्ड हैबर साइकिल किसकी एप्लीकेशन है, तो बेटा बॉन्ड हैबर साइकिल जो है वो एक एप्लीकेशन है किसकी, हेज़ेस लॉ की। तो ये एक एप्लीकेशन है हेज़ेस लॉ की। अच्छा, बॉन्ड हैबर साइकिल इस्तेमाल किस लिए होती है, बेटा बॉन्ड हैबर साइकिल इस्तेमाल होती है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। बेटा हमने भी डिस्कस किया कि बॉन्ड हैबर साइकिल को हम यूज़ करते हैं लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। अब लैटिस एनर्जी क्या है, बेटा लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि सेपरेटेड आइंस का मतलब कि आपके पास दो आइंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसे हम कहते हैं सेपरेटेड आइंस। तो बेटा जब भी दो सेपरेटेड आइंस जो कि गैसियस फॉर्म में, गैस की स्टेट में, वो आपस में कंबाइन हो जाएं, जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद कितनी एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एनर्जी चेंज इन एनर्जी दैट टेक प्लेस व्हेन सेपरेटेड गैसेस आइंस। एनर्जी में वो चेंज जब सेपरेटेड गैसेस आइंस आर पैक्ड टुगेदर, जब वो जुड़ जाएं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, और वो एक क्या बना लें, आयनिक सॉलिड बना लें। आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है या जो कि आइंस पर कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पर भी आइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम बॉन्ड हैबर साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप कुछ बातें और याद रख लीजिए बॉन्ड हैबर साइकिल से रिलेटेड। देखें यहाँ पर आपके पास एक चीज़ मेंशन है कि ये एक साइकिल है, और आपको पता है साइकिल के अंदर जहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं वहीं पर हम वापस आ जाते हैं। तो हमेशा साइकिल के अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम। इसका मतलब एक साइकिल का मतलब होता है कि हम काम कर रहे हैं क्लोज पाथ के अंदर, एक ऐसे पाथ के अंदर जिसका मतलब एक ऐसे रास्ते के अंदर जिसका मतलब जहाँ से हमने काम शुरू किया है हम वापस वहीं आएंगे। और अगर वो क्लोज पाथ है तो उसमें चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन, अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो जिसमें बेटा चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बेटा स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करें, मतलब जिनकी वैल्यूज़ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बॉल है
और ज़ाहिर है वो बॉल अभी मेरे हाथ से छुटी नहीं है, तो उस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 जूल। और जैसे इस बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो बेटा यहाँ से बॉल चलना स्टार्ट हुई थी, तो ये हो गई इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाती रहेगी तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगी। ये आपने पढ़ा होगा मोशन चैप्टर के अंदर, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करेगी? वर्क करेगी। तो कोई भी बॉडी अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा वर्क करा है इसने अगेंस्ट द ग्रेविटी, यहाँ पर इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट और काम किया, यहाँ और काम किया, यहाँ पर और काम किया, और इस वक्त ये बॉल यहाँ पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ाहिर है 0 नहीं होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज 10 होगी। तो ये फाइनल स्टेट है। इसका मतलब हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट पर कुछ और होती है, फाइनल स्टेट पर कुछ और होती है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एक स्टेट या पॉइंट फंक्शन है। हर वो चीज़ जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, मींस उसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल इस बॉडी का अगर मैं मास लूँ तो बेटा अगर ये 10 ग्राम की है तो ज़ाहिर है ऊपर जाने के बाद भी ये बॉडी 10 ग्राम की रहेगी। तो मास एक स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि मास आप कैसे भी ले लीजिए, इनिशियल लीजिए या फाइनल लीजिए, मास तो आपके पास कांस्टेंट होता है। तो हर वो चीज़ जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर चेंज हो रही होती है उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे पॉइंट फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसकी एग्जांपल्स याद रखें, क्योंकि पेपर्स में एग्जांपल आ जाती हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर याद रखिएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल में आ जाती है एंथैल्पी, इसके अलावा आपके पास आ जाती है इंटरनल एनर्जी, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा वॉल्यूम, ठीक है। तो बेटा ये वो चीज़ें हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही होती हैं सिस्टम की। आगे चलिए, अब वापस हम अपने पाथ पर आ जाते हैं जो कि क्लोज पाथ है। बेटा अगर हम एक साइकिल की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और अगर मैं वापस घूम के यहीं आ गया तो इसी को तो हम कहते हैं क्लोज पाथ। इसका मतलब मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था तो इनिशियल स्टेट भी यही है, और क्योंकि मैंने ख़त्म यहाँ पे किया तो फाइनल स्टेट भी यही है। इसका मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर है। तो बेटा यहाँ तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ही सेम है, तो याद रखिएगा, तो ज़ाहिर है चेंज इन स्टेट फंक्शन भी क्या होगा? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट अलग अलग नहीं है, और जब स्टेट ही अलग नहीं है तो किसी भी फंक्शंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। हमेशा आपने याद रखना है कि बॉन्ड हैबर साइकिल के अंदर या किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जो आपके पास स्टेट फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अच्छा, एक बात तो आपने याद रख ली, अब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ज़ाहिर है स्टेट फंक्शन जितने भी स्टेट फंक्शन हैं उनका डेल्टा भी 0 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब के डेल्टास की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर होगा, हाँ, डेल्टा टी भी 0 के बराबर होगा, डेल्टा वी भी 0 के बराबर होगा, डेल्टा पी डॉट ई भी 0 के बराबर होगा, और डेल्टा एच भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, प्रोसेस और पाथ फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। आप कौन सा पाथ फॉलोड कर रहे हैं, आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, आप किस वे में जा रहे हैं। तो अगर आपकी जो फंक्शंस हैं, आपके जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, और अगर वो डिपेंड कर रही हैं पाथ पे, तो फिर आप उसे कहते हैं पाथ फंक्शन। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी भी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर एग्जांपल्स वो आपसे पूछता है। तो बेटा पाथ फंक्शन या प्रोसेस फंक्शन की 2 एग्जांपल्स हैं, एक को हम कहते हैं वर्क और एक को हम कहते हैं हीट। तो इसकी दोनों एग्जांपल्स आपने याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी थ्योरी और है, और फिर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा बेटा देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहली इक्वेशन जिसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन के आगे, वो आपका स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को देख के हम बाकी इक्वेशंस को सेट करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप इंटर में काम करते थे, पूरी इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें यहाँ पर हमें सिर्फ आंसर पे टिक करना है ना, हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है। तो आपने करना ये है कि आपने डायरेक्ट एनर्जीज़ पे काम करना है, बस इक्वेशन की जो भी कंडीशन है वो आपने छोड़ देनी है।
यहाँ पर अगर हम पहला केस देखें तो यहाँ आपके पास 2 कार्बन है स्टैंडर्ड में और आपके पास 1 है। तो बस आपने क्या करना है, इसकी एनर्जी लेनी है और इसकी एनर्जी को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ठीक है, एक केस। सेकेंड आपके पास क्या है, देखें यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3। हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं, 3। जबकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं, कुछ नहीं तो 1। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो बस डायरेक्ट इसकी एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो -286 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी बारी। ये केमिकल आपके पास 1 है और हमारे पास भी 1 है, तो क्वांटिटी तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर ये एरो के बाद आ रहा है और आपके पास ये एरो से पहले है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स करने का देखें, अब पूरी वैल्यू आपको रिवर्स करने की क्या ज़रूरत है, आप क्या करेंगे, बस की साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आपको एक दफ़ा में नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, बस आपने सिर्फ साइन चेंज करनी है। तो जहाँ ये -1561 था, अब इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, +1561। इसी तरह से जल्दी से 394 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 394 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -788। आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने क्या करना है, 394 को 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा, फिर 286 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -858। और अब इन तीनों को सॉल्व कर दीजिए। जब आप इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो कुछ भी नहीं करना आपने, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि सेम साइन है। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -1646 आ जाएगा। ठीक है, ऐड भी सिंपल इसी तरह से होगा, -788 और -858। बस सिंपल इस तरह से आप इनको ऐड कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा ये आंसर आ गया आपका। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो कैलकुलेटर या आप जो भी इस तरह से मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से आपके पास एक आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 85 किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर 85 किलो जूल पर मोल है। सिंपल, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। तो एक हीट ऑफ फॉर्मेशन का केस तो हमने कर लिया। एक ही नया केस है हीट ऑफ फॉर्मेशन का, थोड़ा सा अलग तरह का है। एक ही जैसे मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिएगा न्यूमेरिकल्स। फिलहाल हम यहाँ पर एक नया केस डिस्कस कर रहे हैं, ये आपने सिंध बोर्ड में किया भी नहीं होगा। वो आपसे कह रहा है कि फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन, हमें हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। तो याद रखिएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन जब भी आपको इस तरह से कंपाउंड्स वाइज दी हुई होती है, इक्वेजन वाइज नहीं। पहले आपको इक्वेजन्स की एनर्जीज दी हुई थी, अब आपको कंपाउंड्स की एनर्जीज पता है। तो आपको पता होना चाहिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा, जो हीट है, फाइनल जो हीट है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट की हीट निकाल लेंगे, फिर हम रिएक्टेंट की हीट निकाल लेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, LiCO3 और वाटर। तो बेटा LiCO3 की वैल्यू आपको ये दी हुई है और वाटर की वैल्यू आपको ये दी हुई है। तो Hp निकालने के लिए हमें पता है कि Hp के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। तो अब हम जल्दी से इनकी एनर्जीज लिख देते हैं। तो बेटा Li2CO3 की एनर्जी कितनी है, -1216 और वाटर की एनर्जी कितनी है, 286। तो इनकी एनर्जीज़ को हमने सिंपल ऐड कर देना है। तो जब हम इनकी एनर्जीज़ को सिंपल ऐड कर देंगे तो आप बिल्कुल इस तरह से कर दीजिएगा, 1216, ये भी माइनस का है और ये भी 286। तो बेटा बहुत आसान सा, ये जैसे 6 और 6 ये हो गया 12, तो 2 यहाँ पर 1 ऊपर, 1 और 8 9 और एक 0, 10 हो गया, तो 0 यहाँ पर 1 ऊपर। इसी तरह से 2 और 2 4 और एक 5, तो यहाँ 5 आ गया, 1 ऐसे ही बच गया। जिस तरह से आप ऐड करते हैं सिंपल बचपन में, बिल्कुल उसी तरह से आपने ऐड करना है। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1502। इसी तरह से आप रिएक्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। तो बेटा रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, RH, लेकिन यहाँ पर देखें वैल्यू में क्या है, 2LiOH। तो 2LiOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब 2 एज इट इज़ आ गया। LiOH की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखें -487, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, देखिए -394। तो क्योंकि ये माइनस में वैल्यू होती है इसलिए माइनस में लिख देते हैं, -394। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप -487 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जल्दी से। तो जैसे ही आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 974। आप सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 487 मल्टीप्लाई बाई 2, सिंपल। अच्छा, फिर -394,
तो बेटा इसे आप सिंपल ऐड कर देंगे, जैसे आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -1386। अब हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, एच पी माइनस एच आर। तो बेटा एच पी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, -1502। ये माइनस फार्मूले का और एक माइनस के साथ है, तो -1368। तो बेटा मैंने प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट की वैल्यू रख दी, मैंने रिएक्टेंट की वैल्यू निकाल के रिएक्टेंट की वैल्यू रख दी। अब आप क्या करेंगे, ये ज़ाहिर है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इन दोनों को सिंपल तरीके से जैसे आप ऐड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -134। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल बच्चों वाला। अच्छा बेटा इसका थर्ड केस भी देख लीजिए। केस आपसे कह रहा है कि A2 और B2 को अगर हम कंबाइन करें तो 2AB बनेंगे। तो बेटा ये जो वैल्यू है वो 2AB के लिए, इसका मतलब ये 1 मोल के लिए नहीं, 2 मोल के लिए। तो बेटा 2 मोल के लिए जो आपको एंथैल्पी दी हुई है वो 520 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल। तो 2 मोल के लिए अगर 520 है तो ज़ाहिर है 1 मोल के लिए उसकी आधी होगी, क्योंकि 2 मोल पर अगर 520 है तो 1 मोल पर इसकी आधी होगी, और इसकी आधी वैल्यू कितनी होती है, 260। तो आपने क्या करना है, आपने बस सिंपल 520 को 2 से डिवाइड कर देना है। जब भी हमें वैल्यू को आधी करनी होती है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर 2 आ गया, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1 इसके साथ आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 और 0 एज इट इज़ आ गया, तो इसका आंसर है -260। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया A -260 किलोजूल पर मोल। इसके साथ कुछ डेफिनेशंस भी हैं बेटा, इन्हें भी देख लें। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, याद रखिएगा IN से इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं अमाउंट के। सो वो क्वांटिटीज़ जो कि मैटर पर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती हैं उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं डिपेंड ऑन अमाउंट या क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन अमाउंट, मटेरियल और क्वांटिटी और मैटर। अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा एग्जाम्पल्स में याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इसकी एक एग्जाम्पल है, इसकी दूसरी एग्जाम्पल है मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ें हम एकेडमिक में डिस्कस करते हैं। एप्टीट्यूड का इनसे कोई लेने देने नहीं है इतना ख़ास। सो मास इसकी यूनिट है, इसकी एग्जांपल है मास, सेकंड एग्जांपल है वेट, थर्ड एग्जांपल है वॉल्यूम, और इसकी एक और एग्जांपल है एनर्जीज़। सो बेटा यहाँ पर हमने अपना चैप्टर डन कर दिया है। अब आपको जो भी इश्यूज़ हों वो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।